खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए डोईवाला में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम और कैंट इलाके तो पहले से ही बंद था, लेकिन अब डोईवाला में भी प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह से ही दुकानदारों और व्यापारियों को प्रशासन द्वारा दुकानें बंद रखने के सख्त आदेश दे दिए गए, जिसके कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार बंद नजर आया। 2 बजे के बाद कर्फ्यू के आदेश भी जारी कर दिए गए। इस बीच फल और सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ ओवर रेटिंग का मामला भी सामने आया, जिस पर सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और सब्जी दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने के सख्त आदेश भी दिए गए। प्रशासन के बंद के आह्वान को लेकर डोईवाला व्यापार संघ ने बंद का समर्थन करते हुए सरकार का आभार जताया है। सरकार द्वारा बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। पहले लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर सभी स्वस्थ रहेंगे तो काम तो सारी उम्र करना है हम लोगों ने, काम भी चलते रहेंगे सब। बिल्कुल सही निर्णय लिया है वो लोग ने। अब आगे चाहिए थोड़ा, जैसे कर्फ्यू बताया 2 बजे के बाद, तो उसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा सख्ती करनी चाहिए ताकि लोग बेवजह ना घूमें और जो मतलब थोड़ा इस पर कोरोना पे लगाम लग सके। डोईवाला व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। जो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू का निर्णय लिया है तो सभी व्यापारी इसके हक में हैं और पहले व्यापारी इसी हक में थे कि साथ में डोईवाला को भी बंद किया जाए। हमारे साथ ये खाद्य पूर्ति विभाग के भी हैं और सबसे लिस्ट लगा रहे हैं इसकी ओवर रेटिंग न हो पाए। इस तरीके के आदेश सबके लिए हैं, जो ओवर रेटिंग होगी सबके लिए हैं आदेश की कार्रवाई करेंगे। जिसके बाट तरह जो रेन्यू नहीं होगी उसकी कार्रवाई भी होगी। तो हरिद्वार के थोक केंद्र उपभोक्ता भंडार और खाद्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी काम चल रहा है। सालों से फर्जीवाड़ा सरकारी नौकरी पर कार्यरत होने के बाद भी विभाग द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटन सालों से की गई है। इस मामले में विभाग ने सालों से चुप्पी साधी हुई है, जिसके नाम दुकान आवंटन है, जो एसडीओ के पद पर रोशनाबाद हरिद्वार में कार्यरत है। हरिद्वार की हम आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पर दुकान आवंटन किया गया है। मामले में हैरानी की बात यह है कि इस विभाग ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। जिसके नाम पर दुकान आवंटन है वो एसडीओ के पद पर रोशनाबाद हरिद्वार में कार्यरत है, लेकिन फिर भी उनके नाम पर दुकान आवंटन किया गया और इस सब मामले में विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और विभाग चुप्पी साधे बैठा रहा। खबर बाजपुर से, जहां कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत सामने आ रही है, जिसको लेकर समाजसेवी महिपाल यादव ने लोगों के लिए एक पहल शुरू की है, जिसमें उन्होंने लोगों के लिए निःशुल्क भाप की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि भाप को लेकर लोग कोरोना से दूर होकर बच सकेंगे। तो ये पूरा मामला हम आपको उत्तराखंड के बाजपुर की बता रहे हैं। कोरोना काल में समाजसेवियों ने नई पहल शुरू की है। भाप की व्यवस्था लोगों के लिए की गई, जिससे कि लोग कोरोना महामारी से बच सकें। उत्तराखंड के बाजपुर की पूरी हम आपको मामला बता रहे हैं। इसका ये उद्देश्य है कि जैसे कि कोरोना की जो दूसरी लहर पूरे देश में चल रही है, तो उसमें तमाम समाजसेवी संस्थाएं, सरकार और तमाम तरीके के लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में बनी हुई है, तो उसके लिए भी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। जैसे जिसकी जो संभव मदद है वो कर रहा है। तो हमारे यादव गैस ने भी अपनी तरफ से ये कुछ करने का प्रयास किया है। तो ये निःशुल्क जो है स्टीमर बनाया गया है, स्टीम का निःशुल्क लंगर लगाया जा रहा है ताकि लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें, बाजपुर की क्षेत्र की जनता, और कोरोना से अपना बचाव कर सकें। तो खबर भगवानपुर से, जहां जिले में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां कैसे उड़ रही है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के घर के पास लगे कूड़े के डिब्बों में कचरा का ढेर है,
जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता को लेकर किस दर्ज पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये पूरे मामला हम आपको उत्तराखंड के भगवानपुर का बता रहे हैं, जहां प्रधान के घर के पास बने कूड़े के डब्बों में कचरा का ढेर है। और हालांकि आपको बताते चले कि इससे आप ये भी अंदाजा लगाइए कि स्वच्छता को लेकर किस तरह से पालन किया जा रहा है नगर में और किस तरीके से स्वच्छता के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। DPR में रखा होगा, पर लेकिन अब मेरे संज्ञान में तो ये आज ही आया है, तो मैं इसे जो है तुरंत आज ही जाके देखूंगा और ग्राम पंचायत विकास कार्य को बुला के पूरी वस्तुस्थिति से मालूम करूंगा कि इसमें किस ढंग का कार्य किया गया था सुजन के द्वारा और इसमें कितना। ये सुजन विभाग का कार्य था। सुजन विभाग ही जो है गाँव में स्वच्छता संबंधी कार्य करते हैं और पंचायत राज विभाग का इसमें ये दायित्व है कि जो ग्राम पंचायत की स्वच्छता समिति है। तो खबर लक्सर से, जहां कोरोना महामारी को लेकर विधायक कुंवर सिंह चैंपियन ने एक ऐलान किया है, जिसमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स माने जाने वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना बोनस दिलाने के लिए सीएम से उन्होंने मांग की। विधायक ने पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटकर उनका हौसला अफजाई भी किया। तो विधायक महोदय ने कोरोना फ्रंट वॉरियर्स को लेकर तमाम तरह की मांगों का जिक्र किया है और इस दौरान सैनिटाइजर और मास्क बांटे हैं विधायक ने। हमारे जो कांस्टेबल्स हैं वहां से शिकायत आ रही थी कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ भत्ते का प्रॉब्लम आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख इसको उठाने जा रहा हूं और कोरोना में हमारे उत्तराखंड पुलिस को अलग से भत्ता मिले, ये मांग माननीय मुख्यमंत्री से मैं शीघ्र करने जा रहा हूं। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एड़ी चोटी तक के जोर लगा दिए हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव-गांव और नगर देहात क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीम का गठन करके कोरोना वैक्सीन और कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, जिसको लेकर लोकमंच संवाददाता गोविंद चौधरी ने लक्सर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया और सीएससी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से खास बातचीत भी की। आइए आपको सुनाते हैं ये बातचीत। उत्तराखंड में लगातार कोरोना महामारी के चलते लगातार केसेज बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना में इजाफा हो रहा है, लगातार मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर जो सरकार ने जो है नई गाइडलाइन चालू की है, जिसमें अब जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो लक्सर में लगातार कई टीमों के साथ जो लगातार अभियान चलाकर जो रैंडम चेकअप किया जा रहा है, लगातार जो है जो कोरोना महामारी से बचाव के तरीके समझा रहा है। तो इसी दौर में जो है लक्सर सीएससी अनिल कुमार वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज जो है लगातार जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है, किस तरह से जिम्मेदारी? देखो, ये भी डीएम सर और सीएमओ साहब के निर्देशन में जो भी बाहर से आदमी प्रदेशों से आ रहा है सबकी जांचें हो रही हैं। अगर कोई सिम्टोमेटिक आ रहा है तो उसका एंटीजन कर रहे हैं, नहीं तो हर एक का आरटीपीसीआर किया जा रहा है। उसका पूरा लेखा जोखा, उसका कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसका पूरा रिपोर्ट हमारे पास में है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हम लोग सभी जाँच भी करवा रहे हैं। पुलिस साथ में हमारे, कोई बिना मास्क के घूम रहा है तो उसको भी चालान भी करवा रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, उनको एवार भी कर रहे हैं, उनको मास्क भी दे रहे हैं। तो इस प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। सर, जब देखा जाए तो बहुत सी बार जो है लगातार सामने आया है कि कई बार लोग जो है गलत मोबाइल नंबर भी लगवा रहे हैं और लगातार जो है ये मामले भी बढ़ रहे हैं। तो कितनी टीमें आपकी काम कर रही है पूरे क्षेत्र में और किस नज़र से देखते हैं? देखो, ये भी सामने आई, कुछ लोग शातिर दिमाग के लोग भी आते हैं। 10 में से एक तो ऐसा भी होता है जो दूसरे का नंबर दे के जाता है। तो ऐसी भी कुछ गलतियाँ आई हैं। हम सबको समझाते हैं भैया सही नंबर देना, लेकिन सब डिपेंड करता है कि हर आदमी चालाक नहीं होता। तो सबको समझाते हैं कि सहानुभूति से काम किया जाए। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जोखिम लेकर के स्वास्थ्य विभाग, आप लोग, पुलिस, सब लोग जोखिम भरे उसमें काम कर रहे हैं समय में। तो हर एक आदमी को सोचना चाहिए कि हमारे लिए काम। सर, लक्सर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो कितनी टीमें आपके द्वारा लगाई गई? अभी रैंडमली 3 टीमें हमारी, ये प्राइवेट है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बॉर्डर पे भी हमारी टीम लगी हुई है। और हमारी जहाँ जहाँ प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, वहाँ पे भी घर घर जाकर के टीम कर रही है। पुरानी हॉस्पिटल में काम कर रही है। और जो हमारा जहाँ पे सैम्पलिंग हो रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, वहाँ पे भी हमारी सैम्पलिंग की जा रही है। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, चिकित्सा अधिकारी लक्सर। तो उनके साथ को कहना है कि लगातार। तो खबर रामनगर से, जहां जंगल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें आग की वजह से कई जानवरों की जलकर मौत हो गई। तो वहीं बेकाबू आग ने झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
आपको बता दें कि झोपड़ी में रहने वाले के पास अब गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की सहायता ली। आग इसमें कम से कम 7-8 झोपड़ी जल गई है, जिसमें 8-9 मवेशी झुलसे हुए हैं। लेकिन अभी हम लगातार आग पे काबू पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। हमें अभी फ़िलहाल 2 घंटा हो चुका है, कम से कम 2-2.5 घंटा और लग जाएगा। लगातार गाड़ी से पंपिंग हो रही है और लगातार कार्य चल रहा है। जैसे ही सूचना मिली तो हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे हमने 12 जो हैं लोहारे उनका इलाज किया। उनमें से जो है 2-3 में तो बहुत ज़्यादा बर्न है, लगभग 3rd डिग्री का बर्न है। बाकी कुछ 4 जानवर जो हैं जिनकी आंखें चली गई हैं और उसके अतिरिक्त जो बाकी के 6 जानवर हैं वो सही हैं, उनका इलाज चल रहा है, कुछ समय में वो ठीक हो जाएंगे। देखिए इसमें 4 तरह का बर्न होता है, एक 4 डिग्री तक होता है, तो कुछ 1-2 लोहारे तो 3 डिग्री का बर्न है, मतलब ज़्यादा बर्न है, और बाकी के लोहारे में 2 डिग्री और 1 डिग्री का बर्न। तो उत्तराखंड में बिजली के रेट बढ़ाने के सरकार के फैसले का आम आदमी सेना ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने उत्तराखंड की जनता से बिजली का बिल जमा न करने की अपील की और आम आदमी पार्टी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने यह भी कहा कि वो सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से देश के हालात है, सरकार ने ना तो कोरोना का सही उपचार लोगों को दिया है और ना ही वेंटिलेटर ही दिए हैं। अब सरकार बिजली की दरें भी बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो उत्तराखंड की जनता से अपील करते हैं कि बिजली के बिल का भुगतान ना किया जाए और अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से आपका मीटर काटा जाता है तो वो लोग लाइन जोड़ेंगे और इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे। मैं आम आदमी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये आपसे चैलेंज करता हूं सरकार से कि मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करूंगा कि आप बिजली का बिल पे करना बंद कर दीजिए। अगर ये बिजली के मीटर काटेंगे तो हम डायरेक्ट लाइन करवाएंगे आपकी। बहुत हो गया अभी। उत्तराखंड की त्रासदी कौन झेल रहा है? उत्तराखंड की त्रासदी झेल रही है उत्तराखंड की जनता। ठीक है, चमोली कितने लोग मारे गए, केदारनाथ कितने लोग मारे गए, बिजली बन रही है, पैदा हो रही है, बिजली जा रही है दिल्ली गुजरात। क्यों भाई? नहीं, उत्तराखंड प्रदेश जो है, उत्तराखंड की बिजली उत्तराखंड का ही प्रदेश, यहीं की जनता के लिए। आप यहाँ की बिजली इंडस्ट्री को बेचिए और जनता को बिजली फ्री। तो महाकुंभ के सभी शाही स्नान पूरे हो गए हैं और साधु संत अपने अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं। जिस तरीके से ग्रह नक्षत्रों की गणना पर महाकुंभ का योग बनता है और महाकुंभ की शुरुआत की जाती है, ठीक उसी तरह साधु संत अपने देवी देवताओं का आवाहन कर उनको विदा भी करते हैं। श्री पंच निर्मोनी अनी अखाड़े के महंत रामजी दास ने कहा कि 27 अप्रैल को अंतिम शाही स्नान के बाद महाकुंभ संपन्न हुआ। उसके बाद अखाड़े के महंत श्री महंत और महामंडलेश्वर इकट्ठा होकर जो हमारे धर्म ध्वजा में हनुमान जी रहते हैं उनका आवाहन करके उन्हें विदा किया जाता है। उसके बाद हम लोग कुंभ से प्रस्थान करते हैं। 2021 हरिद्वार को 27 तारीख को हमारा अंतिम स्नान के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद हम लोग जो है हमारे श्री महंत सभी जो यहाँ के महामंडलेश्वर हैं, जो हमारे धर्म ध्वजा में जो हनुमान जी रहते हैं, उन्हें आवाहन करके हम विदा करते हैं और इसके बाद हम लोग प्रस्थान करते हैं। यह कुंभ का जो विशेष पर्व है, ये मुहूर्त और नक्षत्रों के आने से होता है और जब इसके मुहूर्त नक्षत्र धीरे धीरे अपनी स्थिति में उतरते हैं तो कुंभ का धीरे धीरे समापन भी हो जाता है। इन दिनों में हमारे अखाड़ों में विशेष पूजा की जाती है, जो कि विशेष विधियों से, वैदिक विधियों से और लोक रीति पुराण विधि से करते हैं। जैसे ही कुंभ के शाही स्नान तिथियाँ अपने पूर्णता की ओर होती हैं तो हम जो विशेष देवगण होते हैं, जो आवाहित होते हैं, उनको हम प्रणाम कर उनका विसर्जन करते हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी में डाला जा रहा एनएच चौकीकरण का मलबा भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। आपको बता दें कि एनएच द्वारा रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के बीच तहसील के पास पहाड़ी कटिंग का मलबा सीधे मंदाकिनी नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी की धारा का प्रवाह रुक गया है। ऐसे में लोगों को ये भी बड़ा खतरा नजर आ रहा है। लोकमंच न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने जांच बैठा दी है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है और एनएच द्वारा लगातार मंदाकिनी में मलबा डाला जा रहा है। पूरे मामले में
डीएम मनोज गोयल का कहना है कि डीएफओ के नेतृत्व में जांच समिति बनाई गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एनएच पे जो भी काम हो रहे हैं वो घोर लापरवाही उनमें बढ़ती जा रही है। उन्होंने जितने भी मलबा है सब मंदाकिनी नदी की तरफ डाल रहे हैं। हम लोगों ने केदारनाथ आपदा को अपनी आंखों से देखा है और भविष्य में जिस तरीके से मलबा नदी में गिर के इनके मुहावने बंद हो रहे हैं, भविष्य में कभी भी बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में फिर से आ सकती है। इसके संबंध में एक जांच समिति गठित कर रखी है डीएफओ की अध्यक्षता में, जिनके द्वारा बहुत ही जल्द रिपोर्ट दी जाने वाली है। उस रिपोर्ट के आधार पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी संबंधित एजेंसी पे कर दी जाएगी। तो खबर टिहरी से, जहां कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसमें जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मास्क नहीं पहनने वालों के चालान भी काटने के इस दौरान निर्देश दिए गए। बार जागरूक किया जा रहा है कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, बाजार में जो भी आएगा बिना मास्क के ना आए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहे। जो व्यक्ति बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है उनके चालान की कार्रवाई की जाए। सब 2 बजे के बाद जिस तरह से मार्केट हो रहा है तो किस तरह से पालन किया जा रहा है सर लोगों का? आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी मार्केट को 2 बजे बाद सभी इसका पालन भी करें। मामला धर्मनगरी हरिद्वार से, जहां रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ लोग फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों का तरह तरह से इलाज करके पैसा ऐंठ रहे हैं। आपको बता दें कि ना तो इन डॉक्टरों के पास कोई डिग्री है और ना ही कोई अनुभव। इस टाइम हरिद्वार क्षेत्र में कोरोना अपना भयंकर रूप ले चुका है। डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं और ये पैसा कमाने वाले व्यक्ति हैवान डॉक्टर बनकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और डॉक्टरी के पेशे को बदनाम भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन फर्जी डॉक्टरों के कारनामों से अनजान बना बैठा है और किसी हादसे के इंतजार में भी बैठा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद हरिद्वार की जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि इन झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ एक टीम गठित करके कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा कोई भी झोलाछाप डॉक्टर हरिद्वार क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी विभिन्न समय पे कार्रवाई होती रही है, मगर इसके बावजूद भी अगर कोई हैं जरूर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें सूचना जो है मिलने का आवश्यकता है। इसी में जैसे मैं वॉलंटियर्स को भी रोपिन कर रहा हूँ, वॉलंटियर्स भी जो है फील्ड से जो है हमें इफेक्टिव अगर सही सूचना देंगे उनके साथ मिल करके हम छापेमारी करेंगे, जरूर कार्रवाई करेंगे। कोई भी जो है इसमें 100। तो रामनगर रोडवेज बस स्टेशन में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। कर्मचारियों ने आनन फानन में घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी देते हुए रामनगर कोतवाल अब्दुल कलाम ने कहा है कि रात 2 बजे सूचना मिली थी कि रोडवेज बसों में आग लग गई है। सूचना पर उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ ही वो खुद भी मौके पर पहुंचे, जहां रोडवेज की 3 बसों में आग लगी हुई थी। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। रोडवे परिसर में वाहनें खड़ी थी जिनमें अराजक तत्व समतः बैठे हुए थे, जिनसे धूम्रपान कर रहे थे और उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ है। उनको सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड को उनके द्वारा आके आग में काबू पा लिया गया है। बसों की सीटें जली हुई हैं और थोड़ा छत और थोड़ा फर्श जो है डैमेज है। एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और हमारे द्वारा आज तहरीर दी गई है पुलिस को। कल एक सूचना मिली थी रात में हमें 2 बज के कुछ मिनट पे कि रोडवेज में कहीं बसों में आग लगी है। इस सूचना पर पुलिस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड भी पहुंची। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन वहाँ मौके से एक लड़के को गिरफ्तार किया पुलिस ने। पुलिस मौके पर लेकर आए, इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। और रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा भी आज सुबह एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें उनके वहाँ जो ऑक्शन की बसें खड़ी हुई थी नीलामी के लिए,
उनमें किसी व्यक्ति के द्वारा या तो कोई बीड़ी सिगरेट या कोई नशा करके कोई वहां पे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ। तो खबर विकासनगर से, जहां कोरोना महामारी के बीच 1 मई से शुरू होने जा रही टीकाकरण अभियान को लेकर जिले में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस अभियान का पूरा करने के लिए उप जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विजय भी इस अभियान में जुटे हुए हैं, जहां लोगों से 1 मई को 18 से 44 साल के आयु वर्ग लोगों का टीकाकरण कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की भी अपील की जा रही है। सेकंड डोज लगनी थी तो वो डोज लगवा ली है मैंने, बहुत अच्छी तरीके से लगाई गई और यहाँ प्रबंध जो है बहुत सुंदर तरीके से सिस्टमेटिक वे से नंबर वाइज हो रहा है और बहुत अच्छा मतलब माहौल बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी। अब मैं यही कहूँगा कि अगर 80 से ऊपर वालों तक का, वो 80 तक वालों का हो गया है तो उनको शुरू कर देना चाहिए ताकि लोग बगैर टीके के न रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। अगली खबर टिहरी में, जहां 18 साल से 44 साल की उम्र तक के व्यक्तियों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि 18 से 44 साल तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन .co.in वेबसाइट पर स्वयं अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन ही कोविड वैक्सीनेशन हेतु अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथि को निर्धारित केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन करा सकेंगे। साथ ही जिला अधिकारी ने यह भी कहा कि 18 से लेकर 44 साल आयु वर्ग तक के लोगों से अपील की है कि वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर ही जिला प्रशासन द्वारा शासन से वैक्सीन की मांग की जाएगी। तो कोरोना महामारी को देखते हुए जहां आम लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा मसूरी की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए एक निशुल्क एम्बुलेंस का संचालन किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रांगण में एम्बुलेंस का विधिवत संचालन शुरू कर दिया गया है। पालिका सभासद दर्शन रावत ने कहा कि इस एम्बुलेंस से जहां मसूरी में मरीजों को सहूलियत होगी, तो वहीं देहरादून जिले के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र के लिए निःशुल्क उपलब्ध भी कराई जा रही है। इसके लिए मसूरी की जनता को बहुत लाभ भी होगा। और साथ ही साथ सभासद प्रताप पवार ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है और मसूरी की जनता को एम्बुलेंस का लाभ मिल सके, इसके लिए बहुत पहले से ही प्रयास किया जा रहा था और आज पालिका के सभी सभासद और अध्यक्ष के नेतृत्व में इस एम्बुलेंस का संचालन शुरू हो गया है, जिससे कि मसूरी की जनता को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जा रही है और हर क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बहुत समय से मांग चल रही थी कि मसूरी में एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है और जनहित को देखते हुए आज नगर पालिका ने यह सेवा शुरू करी है, जिसमें 24 घंटे यह सेवा रहेगी, उपलब्ध रहेगी और ये सेवा निःशुल्क रहेगी। किसी भी ज़रूरतमंद को अगर किसी एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो आप किसी भी क्षेत्रीय सभासद को फ़ोन करके आप उस एम्बुलेंस का लाभ ले सकते हैं। ये बिल्कुल पूरे ज़िले के अंदर निःशुल्क रहेगी। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।